हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स, और ये जो एनिमल है वो किसकी सब थीम है? वो है परिवार और मित्र, जो कि हमारी ब्रॉड थीम है ईवीएस की। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप डायरेक्ट करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक आता है आज का हमारा जलीय जंतु। उसमें है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होती है वो मेनली पाई जाती है, मुख्यतः पाई जाती है गंगा व सिंधु नदी में। ये जो डॉल्फिन होती है वो आपस में संपर्क करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करती हैं? ये डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट काइंड की साउंड्स क्रिएट करती हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। डॉल्फिन को सन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को, कब? 18 मई 2010 को, 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। किसको? गंगा डॉल्फिन को। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक ब्लाइंड, नेत्रहीन एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जीव है, जिसकी घ्राण शक्ति, जो स्मेल करने की पावर है, वो क्या है? बहुत तीव्र है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा व्हेल। ब्लू व्हेल अर्थ की, पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। ये स्तनधारी मींस मैमल्स की कैटेगरी में आती है, श्रेणी में आती है। ये बच्चे जन्म देती है, मतलब ओवीपैरस और विविपैरस हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो बच्चे जन्म देते हैं वो आते हैं विविपैरस की कैटेगरी में। नेक्स्ट है फिर इसके बारे में कि इसकी आयु जो होती है, एज होती है, वो लगभग 90 साल होती है। वो इतने ड्यूरेशन तक जिंदा रहती है। सांप, ये क्या होता है? इसका क्या फैक्ट है? सिंपल सा पहला तो है कि ये रेंग कर चलते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट आता है कि इनके कान नहीं होते हैं। अब ये कान नहीं होते हैं तो कैसे पता चलता है कि कोई उनके पास में है? उनको सुनाई तो देता नहीं। अब आपने देखा होगा कि जो सपेरे हैं वो बीन बजाते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता, कि जो बीन की धुन है वो सुनाई नहीं देती। उससे जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उससे वो अपने आप को मैनेज करते हैं। या जो लोग कहते हैं ना कि बीन की धुन पर सांप नाच रहा है, हिल रहा है, वो किसके कारण होता है? वो बीन से जो साउंड से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, कंपन हो रही है, उससे वो उसको पहचानता है। तो वो वाइब्रेशन पहचानता है, ना कि वो सुनता है, क्योंकि उसके कान ही नहीं है तो वो सुनेगा कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है, अजगर सबसे लंबा सांप होता है। लेंथ जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। कौन सा? अजगर, पाइथन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है करेत, कोबरा, दुबाई और अफाइका। ये क्या है? ये जहरीले सांप हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा केचुआ, अर्थवॉर्म के बारे में। ये रेंग कर चलता है, सिंपल सी चीज है, आपने देखा भी होगा। जिनके पास गार्डन है या पॉट है उसमें केचुआ होता है। जनरली अगर आपने खाद डाली है ऑर्गेनिक तो भी होता है। वो केचुआ कुछ दिन में बन जाता है या नॉर्मली मिट्टी में पाया जाता है। मोस्टली ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा बहुत रेयर केस होंगे। और फिर नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि ये मिट्टी को खाकर इसे उपजाऊ बनाता है। अब जो विद्वान लोग हैं वो कहेंगे मिट्टी को खाकर कैसे उपजाऊ बना देगा। तो होता क्या है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट की गहराई में पाए जाते हैं, रहते हैं। फिर अब 1 फुट की गहराई में रहेंगे तो अब उनको फ्रेश पत्ती तो मिलेगी नहीं। ये क्या खाते हैं? ये सड़ी गली पत्ती खाते हैं। सड़ी गली पत्ती खाएंगे, छोटे जो बीज हैं वो खाएंगे, छोटे कीड़े खाएंगे, उनके लार्वे खाएंगे, अंडे खाते हैं। और ये सारी चीजें कहां से उन्हें मिलती है? ये जो मिट्टी में मिली होती हैं सब चीजें, वो ही ये खाते हैं। तो अब मिट्टी में मिली है तो वो उसको हाथ तो है नहीं उनके जो अलग अलग करेंगे, तो वो पूरी मिट्टी के साथ ही उनको खा जाते हैं।
जब ये खा जाते हैं, जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये जो पत्ती है, कीड़े हैं, इन सारी जो चीजों की पौष्टिकता है जो इसको शरीर को लेनी है वो ले लेता है, बाकी जो निकालता है तो वो मिट्टी के लिए जो उसकी उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाती है। तो इस तरह से बनती है ये मिट्टी उपजाऊ। और दूसरी चीज क्या है, इसको किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? एक तो ये मिट्टी उपजाऊ बना ही रहा है, दूसरी जब केचुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये होल बनाते हुए जाते हैं, छेद बनाते हुए जाते हैं मिट्टी में, तो जड़ों को जो है वो हवा मिलती रहती है। और दूसरी चीज है, मिट्टी ये पलट देते हैं, ऐसे ही होल बना बना के मिट्टी को वो पलट भी देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसान के लिए वो काफी हेल्पफुल रहती हैं उसके प्लांट्स के लिए, इसलिए कहा जाता है केचुए जो होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 14 इंच लगभग, और जो आयु होती है वो होती है 8 साल तक अप्रॉक्स। फिर आता है नेक्स्ट, पक्षी एवं उनके लक्षण, क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं उनके, चलिए देखते हैं। ये थोड़ा गलत पड़ गई है हेडिंग, जंतुओं की इंद्रियां नहीं है, वो पक्षी के लक्षण ही है, तो उसको आप अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा, इसको जंतुओं की इंद्रियां मत डालिएगा। चलिए पक्षी के लक्षण देख लेते हैं। जो मजबूत दृष्टि वाले पक्षी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गिद्ध, चील और बाज। इनकी जो देखने की शक्ति है, आई साइट होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। ये आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं और वहां से ही अपने शिकार को जमीन पे देख लेते हैं और ढूंढ लेते हैं, उतनी दूर से ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, ये नीचे नहीं उड़ते हैं ज्यादा। फिर नेक्स्ट आता है मोर। मोर क्या होता है? वो सर्वाहारी होता है, हर चीज खाता है, साग सब्जी भी खाएगा और दूसरी चीज कीड़े मकोड़े भी खाएगा। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। फिर आती है बुलबुल। बुलबुल का जो घोंसला होता है, घोंसले के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं। बुलबुल का घोंसला सामान्य होता है, ये जो घोंसला होता है वो बनाती है घास एवं झाड़ियों से। उसका जो घोंसला जब अपना बनाएगी तो वो दूर दूर से घास लाएगी, झाड़ियां जो टूटी हुई होंगी वो लेके आएगी और उससे अपना घोंसला बनाएगी। तो इसका घोंसला जो होता है वो सामान्य होता है। फिर एक पक्षी होता है रॉबिन, उसका क्या होता है? मुलायम होता है घोंसला, सॉफ्ट होता है। वो किन किन मटेरियल्स का यूज करती है, किन चीजों का यूज करता है? वो है घास, मुलायम पंख जो होते हैं, ऊन और कपास, ये सारी चीजें वो यूज करता है अपने घोंसले को बनाने में। तो उसकी जो घोंसला होता है वो होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। फिर नेक्स्ट आता है कौवा का घोंसला। ये मुलायम भी होता है और मोस्टली कठोर होता है, हार्ड होता है। ये जो कौवा होता है वो अपने घोंसले को बनाने के लिए तार या फिर लकड़ी का यूज करता है। फिर आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो है सहजीवी संबंध। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैंस या बगुला में क्या आपस में संबंध है। बगुला को इग्रेट भी लिख देते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली हिंदी में बगुला ना लिख के वो ई ग्रेट लिख देते हैं, इग्रेट हो जाता है, और इंग्लिश में तो वही चीज रहती है। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? इसमें आपस में होता है सहजीवी संबंध। अब ये सहजीवी संबंध क्या है इसको हम समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सहजीवन जो होता है वो दो प्रजातियों के बीच आपस में एक बॉन्ड होता है, आपस में एक ये घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कम से कम एक जो प्रजाति है उसको लाभ होता है। दो प्रजातियों के बीच का संबंध है और इसमें से कम एक को जरूर लाभ होगा। और ये 3 प्रकार के होते हैं: सहजीवता, सहभागिता और परजीविता। तो सबसे पहले आता है सहजीवता। यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों जो प्रजाति हैं उनको लाभ होता है। इसमें प्रजाति कर लीजिएगा, प्रजातियों लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो दोनों जो प्रजाति हैं, दोनों जो स्पीसीज हैं, उनमें दोनों को लाभ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी यही बगुला और भैंस, जब भैंस चरती हुई अपने उसके पीठ पर बगुला बैठता है तो अब ऑप्शंस में हमारे बहुत फनी सा चीज दे देते हैं, क्या बगुले को टहलना है या भैंस को वो डराना चाहता है? नहीं, इसमें क्या करता है, वो जो मक्खी हैं, कीड़े हैं जो
इन जानवरों को परेशान करते हैं उनको बगुला खा जाता है। तो पशुओं के चरने के कारण होने वाली गतिविधि से भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कीड़े आते हैं उनको बगुला क्या करता है, वो खा जाता है। तो बगुला अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, जो भैंस के ऊपर कीड़े हैं, जू है या जो भी कीड़े हैं उनको वो खा जा रहा है। भैंस को राहत मिल रही है और वो आराम से अपना विचरण कर रही है। जू वगैरह होती है वो खा जाता है बगुला, तो भैंस के एक तो वो जो जू ब्लड चूस रही थी वो भी नहीं हो रहा और इचिंग वगैरह भी। अब आप कहेंगे भैंस को कैसे इचिंग हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारे कीड़े जब उसको काटेंगे तो इचिंग होगी, मक्खियां हैं उसको परेशान करती हैं, तो ये सारी चीजें उनको दोनों को फायदा हो रहा है, एक को अपना भोजन मिल रहा है, दूसरे को इन सारे कीड़े मकोड़ों से राहत मिल रही है। नेक्स्ट आता है सहभोजिता। यह इस प्रकार का ऐसा सहजीवी संबंध है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है। सहजीविता में दोनों को लाभ होता है और सहभोजिता में सिर्फ एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए शाखाओं पर उगने वाले ऑर्किड। नेक्स्ट आ रहा है परजीविता। इसमें क्या होता है, यह भी सहजीवी संबंध है। इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ हो रहा है तो दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि सिंपल सा लीजिए, इसमें उदाहरण पढ़ लेते हैं। गोलकृमि मनुष्यों, बिल्ली और कुत्ता सहित स्तनधारियों के परजीवी। जैसे कि बच्चों के सिर में जू, ये क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है। सर पे जो जू रहती है उसको सर में रहने से उसको फायदा है, वो खून चूस रही है, अपना रहने का स्थान मिल रहा है उसको, तो उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन जिसके सिर में जू है उसको नुकसान है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, इचिंग हो रही है, गंदगी है उसके सिर में, तो ये सारी चीजें उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, उसको इचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन जू के लिए लाभ है। तो परजीविता में एक को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दूसरे को लाभ होता है। ये 3 पॉइंट ये हो गए। और आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि भैंस और बगुला में, जिसे एग्रेड भी बोला जाता है, जो सफेद बगुला होता है, उसमें आपस में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट आता है ना उड़ने वाले पक्षी, जिनके पास पंख तो है लेकिन वो उड़ नहीं सकते। तो इसमें आ रहा है पेंगुइन। ये जो है ये पानी में तैरता है, बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी है, शुतुरमुर्ग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रिच जमीन पर लगभग, इसकी जो स्पीड है, कितने स्पीड से दौड़ता है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में वो 70 किलोमीटर पहुंच जाता है दौड़ के, इतना कवर कर लेता है। ये अफ्रीका और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इसके पास पंख तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता, ये फास्ट भाग सकता है, दौड़ सकता है। इसके पंखों का इसके लिए उड़ने के लिए कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट आता है जंतुओं से लाभ। मधुमक्खी, शहद मिलता है मधुमक्खी से, मोम मिलता है, रेशम कीट से क्या मिलता है, रेशम सिल्क मिलता है। लाख का कीट जो होता है फ्रेंड, वो लाख प्रोड्यूस करता है, मनुष्यों के लिए लाख प्रोड्यूस कर रहा है। और गाय, भैंस और बकरी जो वो है, वो हमको क्या देती है, दूध देती है, मिल्क देती है। फिर चील, कौवा, लोमड़ी और बाज, ये मनुष्यों के लिए किस तरह से लाभदायक है, हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। ये है सफाई करने वाले जंतु। ये क्या करते हैं, कहीं भी मरा हुआ जानवर है तो वो क्या करेंगे, वो उसको खा जाएंगे, तो उससे क्या होगी, वो नेचुरल सफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जंतुओं में श्वसन। कौन से अपने अंग, कौन सा ऑर्गन वो यूज करते हैं श्वसन के लिए, ये हमको पता होना चाहिए। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेढक जो है वो फेफड़े और त्वचा का इस्तेमाल करता है श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए। फिर केचुआ जो है वो त्वचा से श्वसन करता है अपनी। मक्खी और कॉकरोच कैसे श्वसन करते हैं, वातक, हैकिया से। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी, ये क्या करते हैं, ये अपने फेफड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं। जब ऑक्सीजन आपकी नेसोफेरिंक्स से जाती है तो कहां जाती है, वो फेफड़ों में जाती है, वहां पर वो
मिक्स होती है, छनती है, कहां सीधे जाती है? फेफड़ों से। तो मनुष्य जो है श्वसन के लिए कौन सा अंग यूज कर रहा है? फेफड़े अपने। ऑक्टोपस मछली ये क्या यूज करते हैं? ये अपने गिल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर व्हेल, डॉल्फिन, ये क्या करते हैं? ये भी फेफड़े और नासाद्वार का यूज करते हैं, लंग्स, नेसोफेरिंक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मधुमक्खी पालन। इसका जो फैक्ट है ये हमें याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जैसे आपके क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एक दे दिया मधुमक्खी से संबंधित कौन कौन सी लाइन है, 3-4 लाइन लिख दी और उसमें भी आपको छांटना रहेगी कि कौन कौन सी चीजें आपकी सही हैं। तो ये वैसे क्वेश्चंस में भी बन जाता है क्वेश्चन। तो इसको चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। इससे हमें शहद व मोम प्राप्त होता है। ये जनरल है, ये तो आपको सबको पता होगा कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और मोम भी मिलता है। मधुमक्खी पालन का कार्य मुख्य रूप से हिमालयी पर्वत और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो घाट से वहां पर होता है, मुख्य रूप से किया जाता है यहां पर। और इसके पालन का उपयुक्त समय याद जरूर रखिएगा, क्या है? नवंबर से फरवरी। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये जो इसका पालन का समय क्या होता है? नवंबर से फरवरी होता है। ये जो ड्यूरेशन है नवंबर से फरवरी, इसमें रानी मक्खी सबसे अधिक अंडे देती है। जो बाकी होती हैं वो श्रमिक मक्खी होती हैं। रानी मक्खी सिर्फ एक होती है, रानी सिर्फ एक ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो रानी मक्खी होती है वही अंडे भी देती है, बाकी जो मक्खियां होती हैं वो श्रमिक मक्खी होती हैं। तो जो रानी मक्खी होती है वो सबसे अधिक अंडे कब देगी? नवंबर से फरवरी तक। इसको याद रखिएगा, टाइम ड्यूरेशन जो है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए वीडियो का लिंक। थैंक यू, जय हिंद।